आप सबको नमस्कार। एक बहुत गंदे, एक बहुत खतरनाक, एक डेस्परेट, एक लास्ट अटेम्प्ट जो खेला जा रहा है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए, वो बताने जा रहा हूं। मैं इसको क्यों गंदा, क्यों डेंजरस कह रहा हूं। डेमोक्रेसी है, बहुत लोग चाह सकते हैं कि सरकार बदले और उनको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, पर गंदा और डेंजरस तब हो जाता है जब इसका आधार सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ हो, या इसका आधार एक तरह की नफरत हो विचारधारा से, या इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें लग जाएं जो विदेश से हैं। इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए तो वो गंदा और डेंजरस अटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाता है। कई बारी दो तीन चीजें जुड़ जाती हैं, कई बारी एक ही चीज होती है। और ये जो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा है, ये चल रहा है यूट्यूब पे। बहुत सारे चैनल हो सकते हैं, आप उनमें से कुछ को जानते हैं, पर हम उसको पब्लिसाइज क्यों करें। पर मैं आपको दो उदाहरण के नाम बताने जा रहा हूं, ध्रुव राठी और रवीश कुमार, और आपको बताने जा रहा हूं किस तरह ये गंदा खेल, डेंजरस खेल चल रहा है और किस तरह सावधान होने की जरूरत है। वैसे आपको पता है, होमलैंड सिक्योरिटी, अमेरिका की बात करते हैं, लैंड ऑफ द फ्री, जहां फ्री स्पीच का बहुत हवाला दिया जाता है, वो भी कहता है कि अगर फॉरेन इंटरफेरेंस होती है उनकी स्टॉक मार्केट में या उनके इलेक्शन में, तो वो होमलैंड सिक्योरिटी के तहत बहुत बड़े अपराधों की श्रेणी में आता है। इलेक्टोरल इंटरफेरेंस को टेररिज्म जैसी श्रेणियों में वो डाल देते हैं, या स्टॉक मार्केट को, क्योंकि आपका देश जुड़ा होता है। स्टॉक मार्केट गिराया जाए, आपके अंदर दुष्प्रचार किया जाए, आपके इलेक्शन को खराब किया जाए, वो सब जुड़ा हुआ होता है। तो होमलैंड सिक्योरिटी जो वहां की होम मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है, वो इसको इतनी गंभीरता से लेके उस श्रेणी में रखता है जो मोस्ट सीरियस क्राइम्स की होती है। अब थोड़ा मैं आ जाता हूं ध्रुव राठी के ऊपर, थोड़ा आ जाता हूं रवीश कुमार के ऊपर, क्योंकि दो उदाहरण जरूरी हैं। और ये डेंजर क्या है बता देता हूं। आप में से जो पहली बारी चैनल से जुड़ रहा है, वो चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। पर इन दोनों पे आने से पहले एक व्यक्ति का नाम ताना बहुत जरूरी है, जॉर्ज सोरोस। ये एक बिलियनियर है। ये बिलियनियर ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया। $1 बिलियन बता रहा हूं। आप सोचिए क्या अमाउंट है, सोचिए क्या अमाउंट है। 8,000 करोड़ लगभग। क्योंकि इसकी एक विचारधारा है, उसके अंदर हिंदू राष्ट्रवादी, वो इसको बर्दाश्त नहीं होते हैं। ये करता कैसे है, इसका एक, जब टीवी का जमाना था, इसका एक बहुत क्लियर एजेंडा था। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इसको जहां पे भी लगता है वो विचारधारा के लोग हैं जो इसकी विचारधारा, जो ग्लोबलिस्ट विचारधारा है, से नहीं जुड़ते, प्रॉब्लम है। अब प्रधानमंत्री मोदी बहुत स्ट्रांगली भारत फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं है। इसकी पुरानी स्ट्रैटेजी जो अब डॉक्यूमेंटेड है वो ये है कि इसने $48 मिलियन फंड किए थे फॉरेन मीडिया, जो फंडिंग मीडिया को, जिसमें जर्नलिज्म स्कूल, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पे जो काम होते थे, ये फंड करता था। धीरे धीरे ये ग्लोबल बढ़ गया, और ये पुराने आंकड़े हैं। अब जमाना अलग है, यूट्यूब का है, सोशल मीडिया का है। किसकी फंडिंग कहां से है वो तो जांच एजेंसीज ही जान सकती हैं, मैं तो जान सकता नहीं हूं। पर क्या जो आदमी मीडिया को फंड करता था, आपको लगता है वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए नहीं करेगा? स्ट्रैटेजी वही है। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स पहले उठ के आ गई थी मीडिया से सोशल मीडिया पे, वैसे ही प्रोपागेंडा भी आ चुका है। इस व्यक्ति के बारे में, जो पपेट मास्टर है, स्ट्रिंग पुलर है, इसकी एक बड़ी लॉबी है, ये जो इसके 1 मिनट की थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भूलिएगा मत कि ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को कैसे हटाना चाहता है, और अत्ता अंधा पैसा है इसकी पूरी लॉबी के पास। ये शब्द सुन लीजिए, फिर मैं स्पेसिफिक दो लोगों पे आता हूं। Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors
and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. सुना आपने? मोदी को जवाब देना पड़ेगा फॉरेन के लोगों को। क्यों दे भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है भारत को कि फॉरेन के लोगों को जवाब दे। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक रिवाइवल। भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। खुले मंच से लोग वोट के लिए अपील करते हैं, जिस मर्जी के लिए अपील करना चाहें। खुले मंच से लोग हर डिबेट में, मैं आपको पता है हर चैनल की डिबेट में बैठता हूं, खुले मंच से लोग कहते हैं मोदी तानाशाह है, मोदी डिक्टेटर है। कुछ भी नहीं होता है। अपनी मर्जी से वो अपनी विचारधारा भी रखते हैं, कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है खुले मंच से वो ईडी सीबीआई को धमकाते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे नेता हैं, कुछ भी नहीं होता है। जिसने करप्शन की है वो फंसता है, बाकी जो बोलते हैं स्पोक्समैन प्रवक्ता पार्टी के वो बोल लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर इसको डेमोक्रेटिक रिवाइवल, आपको पता है कोडवर्ड होता है सत्ता परिवर्तन का, क्योंकि इनके हिसाब से अगर वोटर उसको ना वोट करे जिसको ये चाहते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म है। डेमोक्रेसी खत्म है। इनके मर्जी का व्यक्ति जीत जाए तो डेमोक्रेसी टॉप है। इनकी पसंद का व्यक्ति ना जीते, डेमोक्रेसी खत्म है। ये एक इंटरनेशनल है, पर्दे के पीछे बहुत जगहों पे है, किससे जुड़ा है किससे नहीं जुड़ा, ये सब जांच का विषय है। पर ये अब्रॉड बैठा हुआ है। अमित शाह जी ने इसकी जितनी नकेल कस सकते थे कसी थी। फॉरेन फंडिंग जो एनजीओ ने भेजा था, जो इसका एक बड़ा सिस्टम था इसका और इसकी पूरी लॉबी का, ये तो एक चेहरा है, वो पे बहुत नकेल कस दी है। पर कहां कहां ये ऑपरेट कर रहा है पता नहीं है, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं एक सेपरेट और इक्वली इंपॉर्टेंट पे, ध्रुव राठी और रवीश कुमार के ऊपर। रवीश कुमार जब से अडानी का एनडीटीवी का टेक ओवर हुआ तब से वो कह रहा है, और आपको पता ना मेलगोमैनिया, इतना दिमाग आसमान पे उड़ा होता है कि अडानी ने हजारों करोड़ खर्च दिए एनडीटीवी खरीदने के लिए, मेरा मुंह बंद करने के लिए। भाई अडानी ने तो एनडीटीवी अभी साल 2 साल पहले लिया है। 14 में जितना मर्जी आप, और मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, जितना मर्जी आप चीख चीख के चिल्ला रहे थे, मैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, कुछ लोग तो और भाषा कहेंगे कि वो जो कर रहे थे, चीख चीख के चिल्ला रहे थे। 14 में जीत गए प्रधानमंत्री मोदी। आप तो 2002 से चिल्ला रहे थे, आपकी पूरी लॉबी चिल्ला रही थी, वो राजदीप सरदेसाई हो, सागरिका घोष हो, और तब आप बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे थे, सबसे पॉपुलर चैनल्स पे आप बैठे थे, आप चिल्लाते रहे। वो गुजरात के लिए अपने आप को आगे करते थे मुख्यमंत्री पद के लिए, और वो जीतते थे, कुछ नहीं हुआ। 14 में वो देश का जब उनको अवसर मिला उसके लिए आगे हुए, पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, तब भी जीत गए। तो जो आदमी 14-19 में 2 बारी हार चुका हो, 2002 में, 2007 में, 2012 में गुजरात में हार गया हो, उसके लिए अडानी हजारों करोड़ खर्चेगा। व्हाट अ यूजलेस बिजनेसमैन होगा अडानी अगर ऐसा करेगा। इतना यूजलेस बिजनेसमैन कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता। आप तो फ्लॉप थे, पर भ्रमित करने के लिए हजारों करोड़ खर्च दिया मेरे ऊपर। अरे आप तो 2 बारी फ्लॉप थे, आप पे कौन खर्चेगा? 25 पैसा नहीं खर्चेगा कोई आपको बंद करने के लिए। आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री जीती जा रहे हैं। और ये 5 चुनावों में हो चुका है, 2002, 7, 12 गुजरात के, 14, 19 5 चुनाव हो चुके हैं। जीवन का जो वर्किंग लाइफ होती है बहुत लोगों की खत्म हो चुकी होती है 20-25 साल के अंदर, वो आपको क्या बोलेंगे? एनीवेज, उसके बाद जो आ जाता है कि जो भी फॉरेन मीडिया दिखाती है उसको एकदम सच बोल के ये डाल देते हैं। जो भी फॉरेन मीडिया दिखाती है उसको एकदम सच बोल के दिखा देते हैं। अब फॉरेन मीडिया कैसे फंड होती है, यहां पे मैंने आपको जॉर्ज सोरोस की वो वीडियो, वो क्लिप्स दिखाई कि वो किस पर्पस से फंड होते हैं। एक तो विचारधारा पे, दूसरे आपको जो सहयोग भी करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बहुत साफ साफ, आपको भारत को जो सहयोग भी करते हैं वो नहीं चाहते भारत में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बार बार प्रधानमंत्री बने। वो नहीं चाहते एक ऐसा व्यक्ति बने जो रशिया से तेल भी ले और यूएस से दोस्ती रख के उससे भी व्यापार करे। यूएस चाहेगी अरे हमारा चमचा बैठे यहाँ पे, चाहेगी और चाहती थी, बहुत बारी चाहती थी। आप नटवर सिंह जी जो फॉरेन मिनिस्टर थे देश के यूपीए काल में, कभी उनकी किताब पढ़िए, कभी उनकी इंटरव्यूज देखिए, कितनी दखल होती थी। आज आप जितना मर्जी यूएस चाहे, आप उससे अच्छे रिश्ते रखते हैं, रखने चाहिए, पर आप तेल रशिया से लेते हैं, आप बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि अब आप अपने इंटरेस्ट में चलते हैं और आपको पता है
इसके ऊपर जयशंकर जी ने क्या क्या कमेंट्स करे हुए हैं, मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा कि भैया जितना हम साल में लेते हैं रशिया से, उतना यूरोप एक दोपहर को ले लेता है रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस। हम क्यों ना लें, हमें सस्ता मिलेगा तो हम लेंगे लेंगे लेंगे, साफ स्पष्ट। और दोनों के साथ दोस्ती रख पाना उसके बावजूद, ये बड़ी बात है। और लोग रिस्पेक्ट करते हैं जो देश इतना शक्तिशाली हो जाए इकोनॉमिकली। चाइना की कहां का मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, एप्पल की, टेस्ला की, जो सबसे बड़े क्राउन जूल्स हैं, दो तो एग्जांपल काफी होते हैं, वो नीति चल रही है। और यहाँ पे रवीश कुमार का ये चल रहा है। पर मैं झूठ पे आना चाहता हूं, क्योंकि वो झूठ बहुत खतरनाक है। वो झूठ में तो कुछ लोगों का मानसिक संतुलन भी खोल गया है। जैसे आप रवीश कुमार को देखिए, राम मंदिर को उसने अडानी आईफोन से जोड़ दिया था। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। और उसके बाद वो सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मैं वो डालना नहीं चाहता। या जो बहुत लोग हंस रहे हैं कि जिस तरह दिवालियापन आ गया है, क्या क्या हरकतें होती हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते तो एक खास चीज लाया हूं आपके लिए, रुकिए। घंटी लाया हूं, घंटी। ये घंटी लाया हूं बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूं बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है। दोनों घंटियां आपको बजा रहा हूं यहाँ पे। अगर आपके पास घंटी, जैसे मैंने बोला, मानसिक दिवालियापन है नहीं है वो जनता जज करती है। अब आ जाते हैं ध्रुव राठी पे। क्यों मैं कहता हूं डेंजरस एजेंडा चल रहा है। जो अगर डेमोक्रेसी के अंदर कड़ा कानून हो तो आपको लीगल डिफिकल्टीज में डाल सकता है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, डेमोक्रेसी को अगर कड़े रूप से कर दें तो ये डिफिकल्टीज में डाल सकता है। जाए उसके बाद बोलिए डेमोक्रेसी है या नहीं है। ये है वीडियो जहां पे वो अपने ट्विटर अकाउंट पर चढ़ाते हैं कि एक गाय, गौ माता की एक फोटो लेते हैं, गाय के साथ वो खड़े होते हैं और लिखते क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा दिखाता है कि बीजेपी ने करोड़ों लिए इंडिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से। अब देखिए ये खेल कितना गंदा है, कितना गंदा है। जनता में क्या दिखाना चाहते हैं कि अरे देखो, बीफ और सामने काओ, गौ हत्या पाप मानी जाती है, उसके अंदर बीजेपी पैसा उन लोगों से ले रही है जो गौ हत्या करके पैसे कमा रहे हैं। देखिए देखिए देखिए। अब सोचे कोई आदमी जो डीप में ना जाए वो तो बहुत गुस्सा खा जाएगा, कितना भ्रम फैल जाएगा। वो घर बैठ जाएगा, बोलेगा ऐसी पार्टी को मैं तो नहीं वोट करूंगा जो गौ हत्या करने के बाद पैसे लेती है। सच क्या है अब देखिए, सच क्या। और इसके लाखों लाखों व्यूज होते हैं, वो कि एक बहुत बड़ी लॉबी इसको प्रमोट करने में लग जाती है। सच क्या है, इंडिया में गौ हत्या बैंड है, क्राइम है। ये जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, ये जिसको बीफ के अंदर डाल रहा है, वो गायें नहीं होती है, वो और तरह के रेड मीट्स होते हैं जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेना देना भी नहीं है। पर कितनी भ्रमिक न्यूज फैलाई जाती है, कितनी गलत न्यूज फैलाई जाती है। एक नहीं, पहले खुल के मानते थे, अब छुपा देते हैं। खुल के क्या मांगते थे कि मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं। कोई इनको समझ नहीं जाए, 2016 की बातें हैं। तब किसी ने, जैसे मैंने कहा, 14 में किसी ने ये सोचा नहीं था, किसी ने ये सोचा नहीं था कि 19 में बीजेपी आ जाएगी। तब तक ये मानते थे अरे 14 में है, लोगों को कांग्रेस से गुस्सा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को वोट कर दिया है, 19 में हार जाएंगे। तो खुल के कहते थे हम आपके सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं। अब तो आप और कांग्रेस गठबंधन में भी है। जब 19 हुआ तब समझ आया अरे जनता को तो काम पसंद आ रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस पे गुस्सा नहीं है, जनता ने गुस्से में मौका दिया होगा, उसमें कुछ फैक्टर रहा होगा। पर उसमें बड़ा फैक्टर ये भी था कि गुजरात मॉडल उन्होंने एक प्रदेश को हिट करके दिखाया था। और भी बहुत सारे मॉडल्स थे। पर उन्होंने जब ये देखा 19 जीत गए और 19 के बाद 22 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीत गए, और जब देखा कि अरे अमित शाह की छवि कितनी स्ट्रांग हो गई है, योगी की कितनी हो गई है, एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स खड़े हो गए हैं, और बहुत सारे हैं, अपनी अपनी पसंद से कोई भी चूज कर सकते हैं, वो खड़े हो गए हैं, तो फिर ये सब गायब होना शुरू हो गया। मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं कांग्रेस का हूं, फिर अब हो गया हम सब न्यूट्रल हैं। जबकि हरकतें क्या है, पूरा झूठ फैला रहे हैं कि गौ हत्या होके पैसे ले रही है बीजेपी, पूरा झूठ फैला रहे हैं। आगे चलिए, झूठ के साथ साथ क्या क्या गेम्स खेली जाती हैं, एक एग्जांपल देता हूं। और ये कन्वल सिंबल जी हैं, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे, उन्होंने फैक्ट चेक कर दिया दिखाने के लिए कि इंडिया का डेट 2014 में था 49 लाख करोड़, अब 2,05,000 करोड़ हो गया। बहुत बड़ा अमाउंट है, आप पढ़िए, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है भैया। 50 लाख से 2 लाख करोड़ डेट हो गया, 4 गुना बढ़ गया है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब
बोलना चाहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, भारत कर्जे में डूब गया है। ठीक है, अब आप कंपेयर कीजिए बाकी बड़ी इकोनॉमीज और भारत में क्या हो रहा है, एक लॉजिकल कंपैरिजन है। पहली बात, 2014 से अब तक हमारा जीडीपी बहुत बढ़ गया है। आप जानते हैं कितना बढ़ चुका है हमारा जीडीपी 2014 से। तो अंत में क्वेश्चन क्या होता है, आपकी कितनी इनकम है और कितना लोन है। जो लोग ईएमआई पे जीते हैं, ईएमआई भरते हैं, जीते नहीं सॉरी, ईएमआई भरते हैं घर के लिए, गाड़ी के लिए, आपकी अगर ईएमआई जो आप पे कर्जा है, जो कर्जा आप चुका रहे हैं, अगर आपकी इनकम का छोटा हिस्सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए, आप फजूल में गाड़ी ले लें और उसकी ईएमआई भरने में दिक्कत हो तो गलत है। तो बेसिक बात क्या है, इनकम कितनी है और उसके ऊपर लोन कितना है। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम 100 रुपए की है तो 20 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का लोन आप चुका सकते हैं। पर अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए की है तो शायद आप लोन ले सकते हैं जिसके अंदर आप महीने का 15,000, 20,000 भी चुका सकते हैं। इनकम 10 लाख है तो शायद आप 2 लाख पे महीना चुका सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये कहना कि 2 लाख का लोन है या 50 रुपए का लोन है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, पहली बात ये। और दूसरी कि मार्केट में क्या है, बाकी लोगों का क्या है, इसके लिए कन्वल सिब्बल जी का बहुत जरूरी है। इंडिया की डेट टू जीडीपी कितनी इनकम है और कितनी वो है 79%। चाइना की है 287%, यूएस की है 123%, जापान की है 263%, यूके की है 96। मतलब चाइना की तो जितनी इनकम है उसका 300% ऑलमोस्ट, यूएस का 123, इंडिया का 79। ये सारी बड़ी इकोनॉमीज का एग्जांपल है। तो ये भी नहीं है कि आप एग्जांपल किसी छोटी छोटी इकोनॉमी से दे रहे हो, बड़ी इकोनॉमीज जो टॉप 5-7 इकोनॉमीज है, इंडिया उसका एक हिस्सा है, उससे कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये तरह के झूठ चलता है। अब मैं क्यों कहता हूं ये डेंजरस है, ये जानना बहुत जरूरी है। टीवी पे क्या होता है, जैसे मैं बैठता हूं, कोई गलत बोलता है, झूठ बोलता है, गलत तर्क देता है, वहीं के वहीं मैं उसको काउंटर कर सकता हूं। या कोई भी है, हर और टीवी की एक बात है, हर विचारधारा के लोग आते हैं, वो वहीं के वहीं उसको काउंटर कर देते हैं। जनता समझदार है, जनता के सामने फैक्ट्स रख दो तो जनता अपने आप डिसाइड कर लेती है। इस देश की जनता इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली वाइज। और मैं ये हमेशा कहता हूं, चुनाव में जो भी नतीजा आए, जनता डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जो फील करती है वो सही ही होता है, वो सही ही होता है। और जनता जो फील करती है वो वोटिंग बॉक्स में दिख जाता है। तो टीवी में तो काउंटर हो जाता है, हर विचारधारा के लोग होते हैं, हर चैनल पे हर पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। आप जितना मर्जी मीडिया को गोदी मीडिया बोलने, आप अपनी बात रख पाते हैं। यूट्यूब डिफरेंट है। यूट्यूब पे अगर मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, अगर कोई और बोल रहा है तो सिर्फ वही बोल रहा है। समझ रहे हैं डिफरेंस? तो मेरे साथ कोई फैक्ट चेक नहीं हो पाता ना। और जो ये झूठ फैलाते हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं हो सकता, बोल सकते हैं अरे गाय की फोटो लगा के और ऊपर लिख देंगे बीफ, तो टेक्निकली लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बीफ लिख देंगे और नीचे गाय डाल देंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे गौ मांस, ऊपर बीफ लिखेंगे। बीफ में तो बहुत सारे एनिमल्स और भी आते हैं, उस कैटेगरी में डाल देंगे। तो बहुत चतुराई से किया जाता है ये सब काम। और कितना मिसलीडिंग है कि नीचे गाय की फोटो डाल दें। या फिर इंडिया का अरे 50 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गया, बहुत सही है, पर 79% है। और चाइना का 287% है, यूएस का मैंने भी आंकड़ा दिखाया था 100-125% है। ये है सच्चाई। ये एक आखिरी कोशिश है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि बहुत क्लियरली जनता ने मन बना लिया है प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा जिताने का। अब उसको हटाने के लिए आप तर्क या लॉजिक नहीं दे सकते, आप फैक्ट्स पे नहीं लड़ सकते, आप अपनी सच्चाई से चुनाव नहीं जीत सकते। तो झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ का आप इमारत बनाइए, उसी के साथ शायद आप जीत पाएंगे। और ये एक डेंजरस चीज है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता बहुत समझदार है, वो इस डेंजरस झूठ को पहचान लेगी। और जहां आपको उचित लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एजेंडा को फैक्ट्स के साथ तोड़ना बहुत जरूरी है। भारत माता की जय।